आज पढ़ेंगे सैंडवेयर अभिक्रिया। ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन पे NH2 है, NH2 रखने पे इसका नाम एनिलीन हो जाता है। NaNO2 प्लस HX लेते हैं तो इससे डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। देखिए ऐसे होएगी, क्या है ये क्या, यहाँ लेंगे बेंजीन, बेंजीन पर NH2 लेंगे, इसको एनिलीन बोलते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे NaNO2 प्लस HX। तो ये सीधा क्या बना देता है, सीधा ये N2Cl बना देता है। इस पर X, सॉरी यहाँ X आ जाएगा। इस X की जगह हम यहाँ जो X लिखा हुआ है, इस X की जगह हम Cl भी यूज़ कर सकते हैं और Br भी। मतलब यहाँ पर X की जगह हम Cl भी लिख सकते हैं और Br भी। अभी मैंने X लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ X लिख दिया है। इससे माइनस का चार्ज आता है, इससे पॉजिटिव का। फिर इसे दोबारा करते हैं कॉपर टू X2 के साथ, तो ये जो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, X। और ये N2 जो होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो N2 निकल जाता है। और ये वाला एरो बनाएंगे क्योंकि गैस फॉर्म में होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो हमें चाहिए था ये एल्काइल हैलाइड, सॉरी ये बेंजीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो एराइल हैलाइड बोलते हैं इसको। तो ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडवेयर नेम रिएक्शन है। इसके बाद अगर बाय चांस वो क्या करता है, अगर यहाँ पर एनिलीन देता है, यहाँ एनिलीन लिखा और उसने KI दे दिया, तो ये सीधा, सॉरी ये गलत हो गई, क्या कहते हैं, ये डायज़ोनियम सॉल्ट है, यहाँ डायज़ोनियम सॉल्ट लिखेंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट लिखा आएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर वो KI देता है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ X जो है सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है। अगर हमें आयोडीन बनाना हो तो हम KI लेंगे, तो यहाँ पर सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आयोडीन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होती है, ये मतलब यहाँ इतना ये जो रिएक्शन है। और ये जब हमें आयोडीन बनाना होता है तो यहाँ X की जगह हम I लिख देते हैं, यहाँ पर KI आ जाएगा, तो यहाँ पर हमसे आयोडीन बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आयोडीन के लिए रिएक्शन अलग होती है, और ये पूरी रिएक्शन जो है यहाँ तक पूरी ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है। देखिए यहाँ पर ये डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो जब हमें आयोडीन बनाना होता है तो KI लेते हैं, और जबकि हमें यहाँ पर ये इस X की जगह अगर क्लोरीन ब्रोमीन बनाना होता है तो हम इस X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमें क्लोरीन ब्रोमीन बनाना है तो कॉपर 2 प्लस X2 लेंगे, और अगर हमें आयोडीन बनाना है तो हम KI लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर इसने ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन ये वाली है, इसमें ये बता रखा है कि जिसका भी परमाणु ज़्यादा होगा, जिसका भी एटॉमिक मास जो है ज़्यादा होगा, जैसे आयोडीन का ज़्यादा होता है क्योंकि साइज़ में जैसे हम लिखते हैं FCl Br आयोडीन, तो जैसे ऊपर से लेके नीचे क्या है, साइज़ बढ़ता है, तो इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा है। तो याद रखना, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका ये बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर ये घट जाएगा और घट जाएगा और घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पर नीचे एक लाइन दे रखी है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी है। बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में से बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बढ़ता हुआ। कैसे बढ़ेगा, जैसे नेक्स्ट पेज में आप आएंगे, जैसे यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं। देखिए ये जो ऐसे लंबी सी चैन सी बनती है, ये सीधी चैन है। यहाँ पर क्या, एक यहाँ जुड़ गए, इसे ब्रांच बोलेंगे। फिर दो जुड़ गए हैं तो उसे और ब्रांच। तो ये ध्यान रखिए, जितनी सीधी होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा है, जितना यहाँ जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पर एक जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़े हैं, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है घटता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी सिंपल सीधी चैन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतनी ब्रांच ऐसे साइड में कुछ ना कुछ जुड़ता रहेगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पैरा के बारे में बता रखा है। देखिए ये ध्यान रखिए, जैसे कोई ग्रुप है Cl है, इसकी इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं और इस वाली को मेटा बोलते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोई भी तो इसको पैरा बोलते हैं। तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो यहाँ पर ये बतलाता रहा है कि जो पैरा वाला होता है
ऑर्थो और मेटा से गलनान का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखता है, मतलब कि पैरा वाला जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो वो क्यों ये ज़्यादा क्यों रख रहा है और ये दोनों क्यों कम रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इससे बीच में से सिमेट्री बनाए तो इसमें से सिमेट्री बन जाएगी, जबकि इनमें से सिमेट्री नहीं बनती है, इक्वल सिमेट्री। देखो बीच में से काटने पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वल पार्ट में हो रहे हैं, जबकि हम इसमें नहीं हो रहा और ना ही इसमें हो रहा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखता है गलान, मतलब गलान सबसे ज़्यादा पैरा वाले का होता है मेटा और ऑर्थो से। देखो यहाँ पर आंसर भी लिखा है, ये रहा, इसका मतलब होता है सिमेट्री। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, पैरा पे क्या बनती है, सिमेट्री बनती है, इसके कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी चीज़ जैसे अल्कोहल है या अल्काइल अराइड पढ़ रहे हैं आप यहाँ इस चैप्टर में, तो वो डिज़ोल्व कैसे होता है, वो कैसे डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो जल में विलय मतलब पानी में कैसे घुल जाते हैं। तो याद रखिए, जो भी कभी भी कुछ भी चीज़ डिज़ोल्व होती है वो इसलिए घुलती है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। ठीक है, अब ये देखिए ये लिखा हाइड्रोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, आबंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसलिए पानी में जल में घुल पा रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरीके की होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी होती है। यहाँ तो आप एक ही चीज़ याद रखिएगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण जो है ये घुल पाता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लिख दीजिएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन आबंध, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देखो इंट्रा का क्या मतलब होता है, अंतर मतलब होता है जब दो मोल आज से RX है और वाटर मोलिक्यूल्स है। ठीक है, दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंटर है, ये इंट्रा, तो इसको इंटर बोलते हैं जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूल यहाँ हो और यहाँ पर OH लिखा हो, यहाँ पर NOOH, तो O और H के बीच बन रहा है, तो मॉलिक्यूल के अंदर बन रही होती है, तो उसको इंट्रा बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, मॉलिक्यूल के, तो इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसे तोड़ने के लिए कम हो रही है। मगर जहाँ पर हम अभी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये वाली बॉन्डिंग हो रही है, दो अलग अलग है मॉलिक्यूल और उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, अब आएगी रासायनिक, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, रासायनिक। तो देखिए इसमें रासायनिक में तीन तरह की रिएक्शन होगी। एक तो आएगी नाभिक रानिक प्रतिस्थापन, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये तीन रिएक्शन है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले आप इसे पढ़ेंगे फिर इसे। तो पहले मैं ये रिएक्शन बताती हूँ, इसमें क्या होता है। ये दो तरीके की होती है, मैंने लिख दिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने कार्बन बनाया और यहाँ पर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक। तो नाभिक जो होता है ये क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। जब इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या कम हो। तो कार्बन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये जाके कार्बन पे अटैक करता है। तो जब ये कार्बन पे अटैक करता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ हटना भी चाहिए, जब ये तो अटैक करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर Br लिख लिया जैसे, तो ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से Br निकलता है। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से Br निकल जाता है। जनरली सब रिएक्शन में यही होगा। अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दो तरह की है, एक होती है SN2 है और एक आपके सिलेबस में SN1 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। अभी मैं हिंदी में भी लिखूँगी कि इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। ये SN2 है, ये SN1 है, तो यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 लिखा है तो बाय मोलिकुलर हो जाता है नाम इसका, और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और यूनिमोलिकुलर। ठीक है, मैं इसमें बीच में लाइन खींच रही हूँ, दोनों को डिफरेंस करके करा देती हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। देखो SN2 में क्या होता है कि कार्बन लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऐसे वाला बनेगा, इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है मेरी तरफ है। अगर ऐसे डैश 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 करके बनता है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो कार्बन के पीछे है। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये साइड में है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा Br प्लस OH। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, नाभिक होता है। ध्यान रखिए कार्बन है, ये वाला जैसे सॉलिड सा बना रखा है ना, इसे ज़्यादा मैंने कलर सा कर रखा है, इसका मतलब है ये मेरी ये जो हाइड्रोजन है मेरी तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, और ये जो डैश डैश कर रखा है इसका मतलब कार्बन के पीछे है, और ये जो है इधर साइड में है, इधर Br है। तो जो याद रखिएगा SN2 जो रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है, जो नाभिक होता है वो हमेशा पीछे से अटैक करता है। तो याद रखिएगा पीछे से अटैक करेगा, जब ये पीछे से अटैक करेगा तो ये अटैक करेगा तो किसी को निकलना पड़ेगा, तो ये निकलता है। तो फिर ऐसे करके ये यहाँ पर है, इसको हम ऐसे करके बनाएंगे, ये H ऐसे हो जाएगा, ये डैश 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 H हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डैश डैश करके दिखाएंगे क्योंकि Br जो है निकल रहा है, और डैश डैश OH। यहाँ इस स्टेज में क्या है, ये OH तो जुड़ रहा है और Br निकल रहा है। तो फिर क्या, जब ये फाइनल हमारा उत्पाद बनता है तो यहाँ पर क्या है, इन सब की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। समझिए, ये मैंने 1 लिख रखा है, ये 2 है, ये 3 है। तो क्या होता है, ये जो सॉलिड सा बना रखा है मैंने, ये तो 2 हो जाता है, और ये जो बना रखा है ये हमारा 1 हो जाता है, और ये डैश 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 ये हमारा 3 हो जाता है, और ये जो हमारा OH है वो यहाँ जुड़ जाता है, और Br ऐसे निकल जाता है। देखिए, ये 1 था, 1 इधर आ गया, 2 था वो इधर आ गया, और 3 था वो इधर आ गया। तो सबकी जो जगह है, स्थान है, वो क्या बदल गए हैं। वो बदल कैसे गए हैं, क्योंकि जो पीछे से अटैक करता है तो इन सबका स्थान जो होता है चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबका स्थान चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास छाता होता है और एक तेज़ हवा आती है तो हमारा छाता उल्टा हो जाता है ना, सेम ऐसे हुआ, ये इधर से आया तो ये उल्टा छाता था, तो ये पूरा का पूरा उल्टा हो गया ऐसे करके। तो ध्यान रखिएगा, इन सबकी जो हाइड्रोजन की जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। अब SN1 में क्या होगा, ये ध्यान रखिए, यहाँ C है, यहाँ CH3 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे Br, और ये ऐसे एरो बनाएंगे। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, दोबारा बन सकती है, और ये स्लो स्टेप होता है, ये धीरे धीरे चलता है। ये याद रखिएगा, जो स्लो स्टेप होता है वो मैं यहाँ एरो बना के यहाँ लिख देती हूँ, वो हमेशा रेट डिटरमाइन करता है, रेट निकालने के काम आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्लो स्टेप जो रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है उससे हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का मतलब दर को आराम से निकाला जा सकता है उसका। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये CH3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ CH3, ये जो Br है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और Br नेगेटिव यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये Br निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी को, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ CH3 लिखेंगे दोबारा से, इसको फिर से लिखेंगे आप, यहाँ CH3 यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, आप कोई भी नाभिक ले सकते हैं, मैंने OH माइनस ले रखा है, तो OH माइनस क्या होगा, ये नाभिक है, तो ये जाके इस पर अटैक करेगा। तो ये याद रखिएगा, ये सीधा अटैक करता है, जबकि ये क्या है, पीछे से अटैक करता है। तो ये जाके यहाँ पर CH3 यहाँ बन जाएगा, CH3 यहाँ एरो है, और यहाँ CH3 और यहाँ पर OH बन जाएगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये हमेशा पीछे से अटैक करता है और ये आगे से रिएक्ट करता है। ये एक स्टेप में हो रहा है, ये एक स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में हो रहा है। ये याद रखिए, ये जो बीच में ये बना है ये कुछ ही समय के लिए बनता है, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं।
इंटरमीडिएट बोलते हैं। याद रखिएगा ये एक स्टेप में होती है, पूरी एक स्टेप में हुई है, ये एक दो स्टेप में हुई है। तो अब मैं आगे बताती हूँ। ये तो इनकी वो रिएक्शन हो गई, कैसे कैसे करते हैं। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है, क्या कहते हैं कि अभी रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए रेट इज इक्वल टू लिखते हैं के। हमें पता है ये किस पे डिपेंड है, ये कार्बन है, इसको हम आर लिख लेते हैं, आर है, और इसको एक्स हेलोजन है, इसको एक्स लिख लिया। तो ये सिर्फ इसी पे डिपेंड कर इस पे है, और ये नाभिक पे डिपेंड करता है, तो नाभिक को OH माइनस लिख देते हैं। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, इस पर भी ये पूरा आर मान लिया और इसे एक्स लिख दिया और इसे OH लिख दिया। अगर मैं इसका ये तो इसका रेट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कितना है हमें पता है। जब हम रेट लिखते हैं, जब वेग लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी एक घात इसके ऊपर घात आती है उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों घात को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। सेम है, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे। ये तो स्टेप थे, पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप, और ये सेकंड पॉइंट है। इसका भी हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, मतलब रेट इज इक्वल टू लिखेंगे कि इस बार क्या है, इसको हमने पूरा आर मान लिया, ये आर लिख दिया, और इसको हमने एक्स लिख दिया। तो ये सिर्फ ये इसी पे आर और एक्स पे डिपेंड करता है। तो इसका सिर्फ रेट ये रहेगा। थर्ड पॉइंट, इसकी अगर अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे, अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसकी क्या हो जाएगा, ऑर्डर फर्स्ट मतलब 1 हो जाएगा, 1। और तीसरा फोर्थ पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये इस पर जो प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। जबकि इसमें क्या होता है, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्राइमरी क्यों स्टेबल है, टर्शरी क्यों नहीं है। तो मैं तीनों लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने टर्शरी, यहाँ टर्शरी बनाती हूँ, मतलब CH3 CH3 और CH3 HCH3 CH3 ये है, इस पर Br लिखा हो, और ये सेकेंडरी बनाते हैं CH, यहाँ CH3 यहाँ CH3, यहाँ पर हम Br ले लेते हैं, Br, और फिर प्राइमरी बनाएंगे तो CH3 CH2 Br ये है। तो देखिए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिस पे एक भी हाइड्रोजन ना हो, एक बस ग्रुप हो, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं। तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी है, एक हाइड्रोजन है तो मतलब वो सेकेंडरी है, और मतलब 2 हो तो प्राइमरी है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, अगर यहाँ टर्शरी आ जाता है, रिएक्शन तो टर्शरी भी देता है मगर बहुत कम देता है। वो इसकी वजह से हमें पता है इस रिएक्शन में जो OH है पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ जब OH आएगा, हमारा नाभिक आएगा, वो पीछे से अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप है इस OH को आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं इसे खोल के लिखूँ ऐसे करके, तो ये ध्यान रखिए, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसे टर्शरी कहते हैं। एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है। ये भी ध्यान रखिए, यहाँ ग्रुप अटैच होना चाहिए, यहाँ ग्रुप अटैच है, अलग अलग ग्रुप है, इसकी वजह से। अब याद रखिए इस मैकेनिज्म में क्या होता है, OH होता है, वो पीछे से अटैक करता है। जब वो पीछे से अटैक करता है तो यहाँ पर 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये बल्कि ग्रुप है, तो ये इसको OH को आसानी से अंदर आने नहीं देंगे, तो इसलिए कम होती है रिएक्शन। जबकि देखो प्राइमरी वाले में से पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से OH यहाँ से आएगा, पीछे से अटैक करेगा, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ आसानी से हो जाएगी। जबकि यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर आएगा तो थोड़ी सी यहाँ पर भी दिक्कत होगी। तो प्राइमरी वाला आसानी से दे देता है रिएक्शन को, सेकेंडरी वाला थोड़ी सी और दिक्कत सी होती है, और टर्शरी में थोड़ी सी और ज़्यादा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा बल्कि ग्रुप आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। रीज़न बुक मैं आपको बुक में दिखाऊंगी क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको वो लिखना। ऐसे इसमें है, इसमें टर्शरी देता है, प्राइमरी भी दे तो रहा है मगर कम दे रहा है। इसमें टर्शरी क्यों देता है, जब इसमें हम ऐसे लिखते हैं CH3 और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। सेकेंड स्टेप में आपने देखा था कि देखिए यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तो जो नाभिक होता है वो इस पर अटैक करता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर OH आएगा, यहाँ अटैक करेगा, आसानी से अटैक कर देगा। वो आसानी से इसलिए अटैक कर देगा क्योंकि जो ये CH3 ग्रुप जो होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं,
इंडक्टिव इफेक्ट, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो ये CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इधर से भी, एक इधर। तो ये कार्बन जो है इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसकी वजह से OH जो है इस पर ज़्यादा अटैक कर पाता है। तो ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसे ध्यान रखने का। तो ये जो और जो पॉजिटिव चार्ज है और बढ़ जाता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या OH जो है आसानी से इस पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नाभिक है, तो ये जाके इस पर अटैक करता है। तो इसकी वजह से ये टर्शरी देता है ज़्यादा, और ये वाला जो होता है प्राइमरी देता है। और ये 5th पॉइंट ये याद रखिएगा, ये इन्वर्जन होता है और ये रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब ये होता है, ऊपर आएंगे, जैसे स्ट्रक्चर शुरू में था, जैसे यहाँ CH3 था, तो यहाँ पर भी CH3 है, तो ये जो पहले था सेम वैसे ही रहा, बस सब Br की जगह OH आया। ये जो आपका कार्बन में कोई चेंज नहीं आया, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, हिंदी में धारण, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन की स्थान जो चेंज हो जाता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, जब ये यहाँ पर OH अटैक करता है तो सबका स्थान चेंज हो जाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन का स्थान चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब प्रतिलोमन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। और देखिए मैं आपको ये समझा रही थी ना, ये इस पर अटैक करता है। देखिए NCERT बुक में कैसे बना रखा है, ये देखिए, ये खोल के, ये C कार्बन है, ये CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। देखिए यहाँ पर नाभिक जो अटैक कर रहा है तो आसानी से अटैक नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि 3 बल्कि ग्रुप है, जबकि सेकेंडरी वाला है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी आसानी से मगर, और यहाँ पर आसानी से कर पा रहा है, और यहाँ टर्शरी वाला है तो यहाँ और आसानी से कर पा, सॉरी ये प्राइमरी है तो आसानी से अटैक कर पा रहा है, और थोड़ा सा और बल्कि ग्रुप है तो थोड़ी दिक्कत होती है। फिर 2 आ गए तो और थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो 3 आ गए और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो देखिए NCERT में ऊपर लाइन में क्या लिखा है, ये ध्यान से याद रखिए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और रीजन जो मैं आपको बोल रही थी ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसकी कारण मतलब ये बल्कि ग्रुप होते हैं ना, इसके कारण इस नाभिक को रोक देते हैं, नाभिक जो आसानी से अंदर नहीं आ पाता। जब नाभिक अंदर नहीं आएगा तो यहाँ ये जो X हट नहीं पाएगा। तो ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों पूछा जाएगा कि टर्शरी वाला क्यों पीछे है और प्राइमरी वाला पहले क्यों है। ये प्राइमरी फर्स्ट लिखना है, प्राथमिक इसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी बोलते हैं और इसे टर्शरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पीछे क्यों है, तो ध्यान रखिए कि आप अंडरलाइन कर लिए, ये आप रीज़न लिखना, ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये SN2 रिएक्शन है, मैं NCERT की भी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ HH लिखे हैं, Cl है। देखो ये नाभिक होता है, नाभिक क्या है, पीछे से अटैक करता है। जब यहाँ अटैक करता है तो देखिए ये अटैक कर रहा है, तो ये वाला जो है हटेगा, तो ये धीरे धीरे डैश डैश इसलिए बना रखा है, ये निकल रहा है और ये ऐड हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर ऐड हो जाता है और ये निकल जाता है, तो ये आपकी क्या है, SN2 रिएक्शन है। तो याद रखिए पीछे से अटैक करता है। अब मैं आपको SN1 दिखाती हूँ। देखिए SN1 है, इसमें देखिए ये क्या होता है, देखो ये बना रखा कार्बन Br है, तो पहले दोनों इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए ये ऐसे बना रखा है, इनरिवर्सिबल है, इसका मतलब होता है ये ऐसे बन जाएगी, वापस ये कन्वर्ट दोबारा ऐसे बन सकती है। फिर इसको यहाँ लिखेंगे, और ये क्या नाभिक है, नाभिक है, इस पर अटैक करेगा। देखिए आप जब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसे। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रखा है कि SN2 के हिसाब से बताना है कि कौन सी इन दो में से रिएक्शन कौन सी सबसे तेज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों में से एक छांटना है और इसमें से भी एक छांटना है। तो यह ध्यान रखिएगा, आपने SN2 है, आपने पढ़ा था SN2 के हिसाब से कौन सी डिग्री होती है, प्राइमरी पहले आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर टर्शरी आती है। तो आपको डिग्री निकालना। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि 1 2 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इसका मतलब एक जो है हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ये देखिए ये यहाँ पर ये Cl है, तो इस कार्बन को देखेंगे, कार्बन है, इस पर यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन है। जब भी 2 हाइड्रोजन होंगे उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी। और हमें पता है कि SN2 के हिसाब से प्राइमरी वाला क्या होता है, सबसे तेज देता, पहले देता है मतलब। तो ये इसका इन दोनों में से क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहली
डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। अब देखो इन दो में से बताना है कि कौन सा सबसे पहले देगा। तो याद रखिए ये Cl है, यहाँ आयोडीन है। आयोडीन क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसका साइज़ जो है सबसे बड़ा होता है, इसके कारण ये आसानी से निकल जाता है। जब यहाँ पर OH अटैक करेगा तो ये आसानी से निकल जाएगा, इसकी वजह से ये रिएक्शन पहले देगा और ये बाद में देगा। तो इन दो का आंसर है। और जैसे यहाँ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी सेम ऐसे करने हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना है और फिर इनकी डिग्री देखनी है कि 1 डिग्री है, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, फिर से ऐसे करना है। मैं आगे बताती हूँ, सिर्फ आपको लास्ट सबसे आखिरी में इस क्वेश्चन को मैं बता दूँगी। अब ये सेकंड रिएक्शन है विलोपन, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि कुछ चीज़ निकलना। तो मैं आपको इसे विलोपन को यहाँ बताती हूँ कि कैसे करना है इसे, विलोपन, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम है, इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसे बीटा हाइड्रोजन के नाम से भी कहते हैं, हाइड्रोजन भी बोला जाता है। अभी क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी। देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2 Br, और यहाँ पर लेंगे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक लिखा है, एल्कोहलिक KOH लिखा आएगा। मैं एरो बना के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो रिएक्शन तो ये होगा कि यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा और KBr निकल जाएगा और प्लस वाटर हो जाएगा। ये तो है कि इसे तो आप याद कर लेंगे। देखो हुई कैसे है ये ध्यान रखिएगा, इसे मैं खोल के लिख रही हूँ ऐसे H और H, और इसे भी मैं खोल के लिख देती हूँ। यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ Br है। और ये क्या है, इसे तो अगर तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हमें पता है ये क्या है, OH जिस पे होता है वो क्या होता है, बेस होता है, जिसे हम क्षार कहते हैं। जो इस क्षार का क्या काम होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को ले जाना। इसका नाम क्या रखा था बीटा एलिमिनेशन कहा गया है, बीटा हाइड्रोजन कहा गया है। बीटा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो जहाँ पर एक ग्रुप होता है, जैसे Br है, Br जिस कार्बन पर है, जिस पे ग्रुप होता है उसको तो अल्फ़ा कहते हैं, उसके जस्ट बराबर वाले को बीटा कहते हैं। और बीटा पे क्या हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। देखिए बीटा पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है। अगर बाई चांस यहाँ हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखिए बीटा पे क्या है, हाइड्रोजन होनी चाहिए। याद रखिएगा कोई ग्रुप है जैसे Br है, Br जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको तो अल्फ़ा कहते हैं, उसके जस्ट वाले कार्बन को, उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कहते हैं, और बीटा पे हाइड्रोजन होने ज़रूरी है। तो ये जो बेस